Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फूड चेन, फूड वेब की कंटिन्यूटी है. इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इसकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज फ्लो ऑफ एनर्जी in food chains of an ecosystem. जी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक कंटिन्यूटी है प्रीवियस सेशन की. इसमें अगर हम देखें तो फूड चेन्स और फूड वेब के अंदर हम ये स्टडी करते हुए आए हैं कि एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स लेवल तक सारे जानदार उसको खाते चले जा रहे हैं. और फिर ये सारे के सारे जब डेथ इनकी हो जाती है तो उसके बाद डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोज करके फिर अवेलेबल बना देते हैं फॉर द प्रोड्यूसर्स. तो इसका मतलब ये है कि ये मुसलसल एक फ्लो चल रहा है खुराक का. लेकिन खुराक का बुनियादी मकसद क्या है? एनर्जी. अब एनर्जी विद इन द ट्रॉफिक लेवल्स तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि ये एनर्जी आती कहां से है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही जवाब है. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लैनेट अर्थ इज सन. यहां से हमें मिल रही है सोलर एनर्जी. और सोलर एनर्जी के अंदर क्या मौजूद है? वी गेट रेडियंट हीट एंड लाइट एट द सेम टाइम. ऑलराइट, अब यहां पे एक बहुत अहम बात जो आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर 100% एनर्जी सूरज से जमीन तक आती है तो उस 100% में से सारे के सारे प्रोड्यूसर्स मिलके सिर्फ 1% एनर्जी को कैप्चर या ट्रैप कर सकते हैं. ऑलराइट, उस 1% एनर्जी की बुनियाद पे फिर हमारे सारे के सारे इकोसिस्टम्स विद इन द बायोस्फीयर ये चल रहे हैं. तो इस बात से हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि सूरज अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है हमारे इस सैयारे के लिए. अब अगर इसी को हम फर्दर देखें तो वो सारी चीजें जो रोशनी को जज़ब करने के बाद पौधे तैयार कर रहे हैं वो किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कहलाते हैं. ऑलराइट, तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं productivity is total amount of energy fixed by producers of an ecosystem within a specific area at the given time. Alright students, अब प्रोडक्टिविटी बुनियादी तौर पे है क्या? चूंकि हम बार बार प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स अपनी पैदावार की वजह से प्रोड्यूसर्स हैं, और उनकी पैदावार हम किस तरह से जांचते हैं कि किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर, खास तौर पे किसी खेत में या ग्रासलैंड की अगर हम एग्जांपल ले लें तो किसी भी एक मखसूस जगह पे एक स्क्वायर मीटर के अंदर जितनी भी पैदावार किसी एक खास वक्त में दी जा रही होती है उसको हम कहते हैं इट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया. तो ये है इसकी कुल पैदावार. ऑलराइट, इस कुल पैदावार को फिर जब हम इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाते हैं जानदारों के ऊपर तो हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 टाइप्स, जिसमें से पहली टाइप कहलाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. अगर हम इसको एब्रिविएट करना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं GPP. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है क्या? वही तमाम की तमाम जो सोलर एनर्जी जो कोई एक जानदार एक वक्त में एब्जॉर्ब कर पा रहा है, यानी जो कुछ भी उसने कैप्चर कर लिया, जितनी सोलर एनर्जी उसने ट्रैप कर ली, वो सारी की सारी उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में शामिल की जा सकती है. क्योंकि बुनियादी तौर पे क्या किया जा रहा है, उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद कन्वर्ट किया जाएगा इनटू केमिकल एनर्जी. तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय अ प्लांट. ऑलराइट, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम यूं लिखेंगे
the total amount of energy fixed by a plant that is a producer. All right. और अगर एक और तरीके से भी स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एक और डेफिनेशन मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं आपके लिए. The total energy from sun trapped by producers and converted into chemical energy. All right students, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पौधा रोशनी को या लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस एब्जॉर्प्शन में से वो अपनी सारी जरूरियात भी पूरी करता रहेगा और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ वगैरह और मेटाबॉलिक एक्शंस के लिए भी उस रोशनी को इस्तेमाल कर रहा है. तो जितनी रोशनी वो जज़ब करे उस सारी की जितनी भी कन्वर्जन चल रही है वो सब की सब उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर हम शामिल कर देंगे. बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आप कोई भी ये खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स बाजार से खरीदते हैं तो उनके रैपर्स के ऊपर जहां पे एनर्जी चार्ट दिया होता है उसके नीचे उसके वेट की 2 इकसाम लिखी होती हैं. मसलन अगर हम किसी चिप्स के पैकेट की मिसाल ले लें तो उसके रैपर के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा ग्रॉस वेट व्हेन पैक्ड. इसका मतलब ये है कि उसका बाहर वाला वो प्लास्टिक का बैग, उसके अंदर जो हवा भरी गई है वो भी, और फिर उसके अंदर जो आलू काट के डाले गए हैं वो सारा कुछ. अब ये सब कुछ मिला के उसका ग्रॉस वेट बन रहा है. तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे तो जितनी भी रोशनी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू केमिकल एनर्जी वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगी उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की. और अगर हम किसी एरिया पे फोकस कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एरिया में मौजूद तमाम प्रोड्यूसर्स की. ऑलराइट, फिर जो दूसरी टाइप हमने याद रखनी है दैट इज अबाउट द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो चूंकि अब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको यूं कहेंगे कि जो असल हासिल हो रहा है इस सारी एनर्जी को इस्तेमाल होने के बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो है इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. द एनर्जी स्टोर्ड within a producer after meeting its respiratory growth reproductive needs. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में हमने सब कुछ यहां पे कॉम्प्रिहेंसिवली ऐड कर दिया है. यानी कि जितनी भी कुल तवानाई इस प्रोड्यूसर के पास मौजूद थी उसमें से अपनी एक्टिविटीज के लिए भी तो उसने कुछ एनर्जी खर्च करनी है. वो सारी एनर्जी जो कोई भी प्रोड्यूसर अपने लिए खर्च कर ले और उसके बाद जो अपने अंदर स्टोर कर ले तो वो जो स्टोर शुदा एनर्जी है इसको हम कहेंगे दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. उसके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में फ्रॉम द लास्ट रूट हेयर टू द टिप ऑफ द प्लांट, जहां तक पौधे की कुल हाइट शामिल की जाएगी, उसमें जितना भी टोटल बायोमास मौजूद होगा उसको हम कहेंगे दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं net primary production is equal to gross primary production minus used energy. ऑलराइट, और ये यूज्ड एनर्जी असल में कहां पे इस्तेमाल हुई है? आपकी किताब में सिर्फ रेस्पिरेशन का जिक्र किया गया है लेकिन कलेक्टिवली हम लिख देते हैं
and other metabolic activities. Alright students, तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्रॉस में से ही इस्तेमाल शुदा एनर्जी के बाद जो बच जाने वाली एनर्जी है दैट इज नाउ रेडी टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंज्यूमर्स. इसको हम कहेंगे दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए ही हम दूसरी टर्म जो यूज करते हैं दैट इज बायोमास. और बायोमास को अगर डिफाइन करना चाहें तो आसान तरीन डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसकी हम लिख लेते हैं. द टोटल living or utilizable content of an area including all living organisms under observation. All right, this is biomass. यानी किसी भी जानदार को, अगर हम एक इंडिविजुअल जानदार की बात कर रहे हैं तो किसी भी जानदार में जो टोटल लिविंग कंटेंट है वो उसका बायोमास कहलाएगा. लेकिन जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी पूरे एरिया को भी स्टडी कर सकते हैं, किसी एक छोटे से मखसूस एरिया को भी स्टडी कर सकते हैं और किसी एक जानदार को भी स्टडी कर सकते हैं. उसमें जितना भी ऐसा लिविंग मैटर मौजूद है कि जो फर्दर फूड चेन में ट्रेवल करेगा इसको हम कहेंगे दिस इज बायोमास. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बायोमास जब ट्रांसफर हो रहा होता है तो आपको याद होना चाहिए, ये सारी बातें तो हमने कर ली प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स के बाद फर्दर फूड चेन में कौन शामिल होता है? कंज्यूमर्स. ऑलराइट, और कंज्यूमर्स के लिए फिर हमने ट्रॉफिक लेवल्स बनाए थे T1, T2 एंड T3, T4. T1 में प्रोड्यूसर्स खुद शामिल हैं और T2 से आगे फिर कंज्यूमर स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसके लिए अगर हम यूं लिखना चाहें कि प्राइमरी कंज्यूमर, ऑलराइट, दिस इज व्हाट T1, देन secondary consumer, this is T2. All right, then tertiary consumer, it will become, sorry, T2, T3 and it will become T4. All right, because producers are making up the trophic level 1. जी स्टूडेंट्स, अब ये एक सीक्वेंस हमने यहां पे लिख लिया है. इस सीक्वेंस लिखने का मकसद ये है कि रिपीट कर रहा हूं मैं एक बात यहां पे कि जो सूरज से रोशनी आ रही थी उसमें से 1% प्रोड्यूसर्स ने एब्जॉर्ब कर ली. अब वो जो 1% एब्जॉर्ब हुई है वो तो चली गई प्लांट्स के अंदर. प्लांट्स ने सारी की सारी एनर्जी पहले अपनी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की, बाकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर ली. फिर अब वो एनर्जी जो कोई भी हर्बीवोर खाने के लिए आ जाए या कोई भी इंसेक्ट की अगर हम एग्जांपल लें, कोई ग्रास हॉपर वगैरह यहां पे मौजूद है, वो खाने के लिए आ जाए, तो इसका मतलब ये है जितनी एनर्जी प्लांट के पास मौजूद थी उस एनर्जी में से 80 से 90% एनर्जी पहले इधर उधर जाया हो जाएगी. किस तरह से जाया हो रही है? पौधे की अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज वगैरह के लिए और साथ ही साथ एज अ बाय प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. वो एनर्जी तो एनवायरमेंट में चली गई, तो सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल के हिस्से में आएगी. फिर अगर इस ग्रास हॉपर को कोई और रोडेंट यानी चूहे वगैरह खा लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि ग्रास हॉपर ने भी अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए 80 से 90% एनर्जी इस्तेमाल कर ली और फिर उसमें से फर्दर 10% आगे ट्रेवल कर गई. वो जो 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल के पास गई है, अगर इस चूहे को कोई और सांप वगैरह खा लेता है तो इसका मतलब यह हुआ कि चूहे ने 80 से 90% एनर्जी पहले अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल की और 10% एनर्जी फिर आगे ट्रांसफर कर दी. अब यहां पे स्टूडेंट्स आपके जहन में फौरी तौर पे एक पॉइंट आना चाहिए कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है. तो इस बात से हम एक जबरदस्त स्टेटमेंट निकालेंगे कि किसी भी फूड चेन में जितने लिंक्स या ट्रॉफिक लेवल्स कम होंगे, यानी कि फूड चेन्स शॉर्टर होंगी, छोटी फूड चेन्स होंगी, उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी और वो कम्युनिटी जो है बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रही होगी. लेकिन
अगर किसी भी फूड चेन में लिंक्स बढ़ते चले जाएंगे तो वहां पे एनर्जी फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि आहिस्ता 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 टिल रीचिंग द लास्ट ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड टू वेरी लो अमाउंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो कोई जानदार ऐसे हों जो बहुत ज्यादा कम एनर्जी के साथ गुजारा कर सकते हों, या फिर आखिरी ट्रॉफिक लेवल वाले आहिस्ता 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 एंडेंजर्ड और फिर एक्सटिंक्शन की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेचर का इक्विलिब्रियम खराब हो सकता है और नेचर अपना इक्विलिब्रियम खराब नहीं होने देती। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक आखिरी बात कि इस पूरे के पूरे अमल में हमने डिकम्पोजर्स को शामिल नहीं किया। आमतौर पे फूड चेन्स में हम डिकम्पोजर्स को शामिल नहीं करते क्योंकि जब एनर्जी आ रही है तो प्रोड्यूसर्स रिसीव कर रहे हैं और टिल द लास्ट ट्रॉफिक लेवल वो इसी तरह से फ्लो करती हुई चली जाती है। और डिकम्पोजर जो हैं वो तो इंतजार करते हैं कि जब इन जानदारों में से किसी की डेथ होगी तो फिर वो इनको डिकम्पोज करेंगे और अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को दोबारा आयंस की फॉर्म में सॉइल का हिस्सा बना देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अब इसी एनर्जी के फ्लो को आपने एनर्जी पिरामिड की फॉर्म में भी याद रखना है कि आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वही फूड चेन सारी की सारी जो भी हमने डिस्कस की है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी के एतबार से अगर हम देखें तो बॉटम हमेशा ब्रॉडर है क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हम ट्रेवल कर रहे हैं अपवर्ड तो हमें नजर आता है कि एनर्जी कम होती जा रही है। और इसी वजह से हमने ये बात की कि लिंक्स कम होंगे तो फूड चेन्स एफिशिएंट होंगी, लिंक्स या ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे तो एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी और फूड चेन की एनर्जी की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब और फिर एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।